गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये वीडियो स्पेशल क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के इतिहास पढ़ाएंगे। पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद जितना पेज पढ़ेंगे उस पेज से जितना भी क्वेश्चन बना हो उसे हम देखेंगे और उसके बाद हम नोट्स में भी आपको ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ओके, यूरोप में राष्ट्रवाद पहले देखेंगे। इसे यूरोप क्या है बच्चों, पहले समझेंगे कि यूरोप है क्या। यूरोप एक महाद्वीप है बच्चों। हम इसे मैप में देखते हैं। ये यूरोप का राजनीतिक मैप है, जिसमें राजनीतिक मैप उसे कहते हैं उसके कंट्री के बारे में, जिसमें समझते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है। महाद्वीप क्या होता है बच्चों? महाद्वीप उस बड़ा क्षेत्र को कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये देखिए महाद्वीप जो यूरोप का ये राजनीतिक ये है मैप है। यहाँ से देखिए ये चारों तरफ से किससे घिरा है? एक बड़ा क्षेत्र जल जल क्षेत्र से घिरा है। ठीक है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। अच्छा, यूरोप में जिस कंट्री के बारे में जिस भी कंट्री के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, इसमें थोड़ा देखेंगे इस मैप में। पहला तो ऑस्ट्रिया है, उसकी राजधानी वियना। हंगरी बुडापेस्ट। इटली, उसका राजधानी वेटिकन सिटी। पेरिस राजधानी फ्रांस। जर्मनी राजधानी बर्लिन। ठीक है, इन सारे ये राज्यों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। दूसरा शब्द आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है बच्चों? राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे। अगर साधारण मतलब अगर इसका समझा जाए तो आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो, ठीक है, उस क्षेत्र के लोगों में अगर एक होने की भावना आ जाए तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये राष्ट्रवाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ठीक है, भौगोलिक स्तर पर वह सभी लोग एक जगह के हों, सांस्कृतिक तरीके से एक सांस्कृतिक भी उनका एक हो, कल्चर भी एक हो, सामाजिक परिवेश में एक ही समाज में रहते हों, उनके हिसाब से अगर ये देखा जाए, उनके परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की, अगर इन सभी में एकता हो जाए, उत्पन्न हो, प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहेंगे बच्चों। अगर भारत के सापेक्ष में राष्ट्रवाद देखा जाए तो भारत के आजादी से इसे समझेंगे। भारत की आजादी तभी मिली थी बच्चों कि जब भारत के सभी लोगों के मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना, भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। अपने राष्ट्र को अपने राष्ट्र के प्रति ये भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ से हुआ था? यूरोप में। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपका, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ से शुरू हुआ था? यूरोप से। ठीक है, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। कहने का मतलब कि यह उन्नत रूप से फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुई। फ्रांसीसी क्रांति क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं ब्रीफली आपको बता दूं, थोड़ा सा बताऊं कि फ्रांसीसी क्रांति एक यूरोप की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी, एक ऐसी युगांतकारी घटना थी जो एक युग को अंत करके दूसरा युग की शुरुआत करने वाली ये घटना थी। ठीक है,
फ्रांस के लोगों फ्रांस में पहले राजतंत्र था बच्चों। जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, तो राजतंत्र को खत्म करके बच्चों वहाँ लोकतंत्र स्थापित करना स्थापित करने के लिए लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। उन्हें ही हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं। ठीक है, फ्रांस के क्रांति आपने समझा। उसके फलस्वरूप ही ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न है। इसीलिए कहा जाता है, जब भी क्वेश्चन आए आपके कि राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से उत्पन्न हुई, तो यूरोप से। किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, अब आते हैं इसके कारण यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। ठीक है, युगांतकारी यानी कि युगों को अंत करने वाले रहे। अब आगे देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, उसके पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यूरोप की राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में फ्रांस की राज्य की क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। कहने का मतलब कि फ्रांस की क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्ग कहने का मतलब कि जो सबसे धनी व्यक्ति हो, सबसे शिक्षा में आगे हो, जो समाज में सबसे ऊपरी स्तर पर हो, उन्हें हम अभिजात वर्ग कहेंगे। राजनीति को सिर्फ वहीं तक निहित था फ्रांस में, लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है बच्चों, तो सभी में ये राजनीति में भाग लेने की ये मिलता है, अवसर प्राप्त होता है अपने देश के प्रति। ठीक है, परिवेश से बाहर कर अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया गया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नव युग माने नए युग का। नेपोलियन ने जो अभियान चलाए, नेपोलियन के आक्रमण के कारण राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ, और नेपोलियन ने बहुत सारे अभियान चलाए जिसके फलस्वरूप देश में नए युग की संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इस लाइन का कहने का मतलब कि जर्मनी और इटली सिर्फ अब भूभाग एक बड़ा भूभाग नहीं था, सिर्फ वहां के लोग अब राजनीतिक में भी भाग लेने लगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जिसके फलस्वरूप इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ। यानी कि वहां के सभी लोग, अभिजात्य वर्ग, निचले स्तर के लोग, सभी समाज के हर वर्ग के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और सभी अपने राष्ट्र के प्रति राजनीतिक रूपरेखा में भाग लेना स्टार्ट किया, जिसके फलस्वरूप इटली और जर्मनी की एकीकरण यानी कि एक करने में मदद मिला। ठीक है, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण, नेपोलियन ने जो नीति चलाई थी, जो अभियान चलाया था, उसके कारण फ्रांसीसी प्रभुता माने स्वामित्व, अधिकार, आधिपत्य माने भी अधिकार। फ्रांसीसी जो पहले फ्रांस में प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध, फ्रांस में जो स्वामित्व था, राजाओं का राज था, उस पे सामंतवादियों का राज था। ये सामंतवादी क्या थे? वहाँ अलग अलग वर्ग के लोग होते थे, जैसे योद्धा वर्ग और पादरी वर्ग, उन सभी का ही फ्रांस में राज था बच्चों। अलग अलग समाज में अलग अलग राजा होते थे, उनका ही राज्य था। उनके विरुद्ध लोगों में क्या उत्पन्न हुआ? यूरोप में देशभक्ति पूर्ण बिछोह भी जगह नेपोलियन के पतन के बाद। अब इसके बाद बच्चों नेपोलियन का डेथ हो जाता है। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वहाँ के जो भी विजयी लोग थे वो वियना में इकट्ठा हुए, यूरोप के। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में इकट्ठे हुए 1815 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, जिनका उद्देश्य यूरोप में उसी व्यवस्था को लाना था जिसने नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, यहाँ देखते हैं बच्चों,
परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक, जो वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां, जनतंत्र लोगों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम और राष्ट्रवाद की देश के प्रति प्रेम की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। ठीक है बच्चों, वियना सम्मेलन तो रखी गई, लेकिन उन लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि अब फ्रांस में जनतंत्र और राष्ट्रवाद की शक्तियां ही वहां की राजनीति को निर्धारित करने वाली हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी, इस सम्मेलन का जो होस्ट था, जो उसे होस्ट कर रहा था, मेजबान था, वह ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। ठीक है, जो कि एक बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, किस किस कंट्री ने भाग लिया तो पढ़ेंगे, देखेंगे। ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। ठीक है बच्चों, नेपोलियन के युद्ध और फ्रांस की क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति का क्या देन था? गणतंत्र और प्रजातंत्र, यानी कि लोकतंत्र, लोगों का शासन। गणतंत्र उसे कहते हैं जहां पे संविधान हो, जहां पे कानून बने, सबके लिए समान कानून हो। ठीक है बच्चों, नेपोलियन के द्वारा जो ये किया गया था गणतंत्र और प्रजातंत्र, और फ्रांस की क्रांति की देन थी, जो उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, और जो पुराने व्यवस्था था, जो राजतंत्र था, उसकी फिर से स्थापना करना ही मेटरनिक व्यवस्था, यानी कि वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन का दूसरा नाम क्या हुआ बच्चों? मेटरनिक व्यवस्था, उसका उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक देखते हैं। और अब जो हम पढ़े एनसीईआरटी पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 के यहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, इसे हम लाइटर से हाईलाइट कर देते हैं बच्चों। कल नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से देखेंगे। ठीक है, अब इससे देखेंगे कि इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बना, तो इसे हमने नोट किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इसे उतार भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बिहार एसएसटी के लिए पूरा, और जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहले आप देखिए कि इससे क्वेश्चन कौन कौन बन सकता है, जो पेज आप पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन सा ऐसा? ऑस्ट्रिया था। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में हुआ था, वही इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था बच्चों। ठीक है, इटली और जर्मनी को एकीकृत नहीं होने देना चाहता था। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि आपको पढ़ाए पहले। इसे आप अपने बुक में अंडरलाइन करें। देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, और इसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था। यानी कि ये इटली और जर्मनी की एकीकरण में बच्चों क्या था? ये विरोध कर रहा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा बनता है राष्ट्रवाद क्या है, जो कि मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ? ये तीसरा क्वेश्चन बनता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो आइए एक बार नोट्स को देखते हैं। ठीक है, नोट्स में पहले समझते हैं बच्चों कि नेपोलियन था कौन। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख और सम्राट था, जिसने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की भावना के विकास में नेपोलियन के आक्रमणों का महत्वपूर्ण योगदान था। ये आप ही के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 का आंसर है बच्चों। आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में।
नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन के नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ भी जगा। अब आते हैं, देखते हैं नेपोलियन के पतन के बाद क्या होता है। तो नेपोलियन के पतन के बाद बच्चों वियना सम्मेलन हुआ, जिसका वियना सम्मेलन सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न हुई। उसमें इसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया। वियना सम्मेलन की मेटरनिक वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। इसका उद्देश्य क्या था? ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसका कौन मेजबानी कर रहा था, इसका उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन एवं फ्रांस की क्रांति के द्वारा उत्पन्न राष्ट्रवादी भावना को, यहाँ पे और भी जोड़ सकते हैं, फ्रांस की क्रांति के द्वारा उत्पन्न राष्ट्रवादी भावना को और गणतंत्र एवं प्रजातंत्र तंत्र को समाप्त करना था और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था यानी कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य था बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। आप मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा ना लगे तो भी लाइक करें बच्चों, सपोर्ट मी प्लीज। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।